मैंने रिकॉर्डिंग ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम किसके, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स सबसे पता होता है, सबसे मेजर डिवीजन होता है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस होता है? रियल को हम कोई नंबर लाइन बताओ। पे प्लॉट कर सकते हैं, इमेजिनरी को नहीं कर सकते हैं। और कोई? फोकिया, तंजीम, फरोज, कोई बताओ इनमें डिफरेंस क्या होगा? रियल नंबर और इमेजिनरी। तुम में से किसी का मैथ्स का बैकग्राउंड है? ग्रेजुएशन में इंटर तक जिसने किया था सर, ग्रेजुएशन में नहीं था। अच्छा, देखो हम बात करते हैं जब स्क्वायर्स की, हम ये कहते हैं कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका मैं अगर स्क्वायर करूं तब भी क्या आएगा, निगेटिव। इसमें एक हम वर्ड लेते हैं आई, आयोटा। आयोटा। इस आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो अगर मैं आई का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, -1। तो जिस नंबर में भी ये आई लगा होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जैसे 2i, तो 2 तो इसमें रियल है लेकिन इसके साथ आई लग गया तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी। या जैसे मैंने स्क्वायर निकाला, मैंने कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या एक्स इज इक्वल टू -9 है, मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा -9 का स्क्वायर रूट, यानी -1 × 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3i। तो ऐसी वैल्यू जिसमें आई लगा होता है या -1 आ जाता है रूट में, इसको कहते हैं हम इमेजिनरी। जब जैसा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप ऐसी वैल्यू आती थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6, आप उसे रिजेक्ट कर देते थे। आप उसके आगे लिख देते कि ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक्स को एज्यूम कर रहे हैं रियल नंबर। तो कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, वो निगेटिव नहीं आएगा, वो आता है इमेजिनरी का। तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी, और जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसे कहते हैं हम रियल नंबर्स। और तुमने जो कहा कि नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, हम ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं ना, बीच में यहाँ लेते हैं 0, इधर +1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो ये हम जो प्लॉट करते हैं ये रियल नंबर्स के लिए करते हैं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ प्लॉट ऐसे बना दूं, ये तो एक्स एक्सिस है, अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस बना दूं तो इस वाई एक्सिस पे आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो नंबर बनते हैं ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 + 3i, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको जो पहले डिफरेंस इतना क्लियर होना चाहिए कि रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और इमेजिनरी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, निगेटिव। ये तो याद रहेगा। जी सर। ये आई 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 की जो ऑपरेशन है ये सब नहीं आ रही समझ में, इसकी कोई बात नहीं। जामिया में तो ऐसे नहीं आते हैं, कैट वगैरह में कुछ आने लगे हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन
रियल नंबर और इमेजिनरी आपको ये पता होना चाहिए कि जिस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव मिलता है वो रियल होता है, जिसका स्क्वायर करें और निगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी होता है। अब रियल नंबर के जो पार्ट्स होते हैं डिवीजन, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, रेशनल नंबर्स और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। दो ही टाइप होती है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर ये डेफिनेशन? जो P Yes, अपॉन Q जी की सर। फॉर्म है रेशनल, जो P अपॉन Q की नहीं है वो इरेशनल। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल होते हैं जैसे इरेशनल नंबर। इरेशनल हम कह देते हैं कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है। या फिर 1.11234 ऐसे कुछ कंटिन्यू है, ये भी इरेशनल है। और रेशनल में कौन से आते हैं, इंटीजर्स, जैसे 2 क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/1। -7 रेशनल नंबर है, इसे हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1.11 ये भी रेशनल है क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 111/100। तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये इरेशनल। अच्छा, अगर ये कंटिन्यू हो तो ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? रेशनल होगा। क्या रेशनल होगा या इरेशनल होगा? ये नंबर रेशनल, गुड। फिरोज, तंजीम, क्या होगा ये, रेशनल इरेशनल? रेशनल। सब चारों कह रहे हैं रेशनल होगा। तो कैसे बनाते हैं हम इसे रेशनल? भाई रेशनल तो इस फॉर्म में होना 10/9 हो चाहिए, जाएगा। P अपॉन Q। गुड। हम क्या करते हैं, इसे x एज्यूम कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 11.1111। ये तो कंटिन्यू है ही। इन दोनों को माइनस कर दो तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 11.1111 माइनस 1.1111। 1 को हम बार बार नहीं लिखते, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये रिपीटेड है। तो ये आ गया 10 और ये आ गया 9x। तो 9x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/9। तो ये किसकी फॉर्म आ गई, P अपॉन Q। तो ऐसा नंबर जो कि रिपीटेड डेसिमल हो, यानी डेसिमल नंबर जो रिपीट हो रहा हो, उसको हम रेशनल में लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल। अच्छा, लेकिन जैसे पाई है, पाई को हम 22/7 भी तो लेते हैं, तो ये रेशनल होना चाहिए ना। पर ये पाई नहीं है, तो अज्यूम किया जाता है बस ये। फोकिया, ये पाई को जब 22/7 लेते हैं तो ये रेशनल हो गया ना बाय डेफिनेशन। तो हम पाई को इरेशनल में क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू अज्यूम्ड है। assumed है, गुड। फिरोज और तंजीम, 22/7 जो हम ले रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू।
सिर्फ हमने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ले लिया, वरना 22/7 ले रहे हैं तो मान लिए 3.14 तो आ रहा है। पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 3.14 तो होती है शुरू में, लेकिन इसके बाद जो होगी वो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो 22/7 ऐसी हमारी वैल्यू है जो कि पाई के 2 डेसिमल तक हमें सही वैल्यू दे देती है। तो नॉर्मली जो हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज लेवल में भी, जो जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो 22/7 इज मतलब गुड सब्सटीट्यूट है पाई का। लेकिन जहाँ हमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए, जैसा मान लिया कि आपको रॉकेट भेजना है मार्स पर, अब उसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो, पाई आ गया, और पाई की जगह आपने 22/7 रख के कैलकुलेट कर दिया, तो वो मार्स पे जाने की जगह पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो बस हमें याद रखना था ये एज्यूम्ड वैल्यू थी। तो ऐसे डेसिमल, क्योंकि ये पाई की वैल्यू जो है, आप गूगल पे कभी देखना कि कहाँ तक हम निकाल चुके हैं, मतलब आई थिंक बिलियन वैल्यू ऑफ डेसिमल तक पहुंच चुका है। और अभी भी क्या हो रहा है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर रिपीट हो जाता तो अभी हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, हम उसे रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू अभी बिलियन तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी क्या है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है डेसिमल के बाद। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी उसका एंड भी नहीं हो रहा डेसिमल का, और एंड कैसा है, नॉन रिपीटेड, उसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं इर्रेशनल। तो चाहे पाई है या √2 है या √3 है, इन सब की जो हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं, जैसे √2 को लिखेंगे 1.414, अब ये आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। √3 की वैल्यू 1.732 आगे कंटिन्यू। तो ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। तो मेजर डिवीजन जो रियल नंबर्स का होता है वो 2 पार्ट में होता है। मतलब जो नंबर सिस्टम होते हैं, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स में दोनों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, इसके बाद रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी को तो हम आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है रेशनल और इर्रेशनल। अब हम रेशनल में और आगे जा रहे हैं। रेशनल में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब इसमें आते हैं। इंटीजर्स तो हमें पता है, जो कि होल पूरा नंबर होता है। फ्रैक्शन जिसमें इन्वॉल्व ना हो वो इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, p/2 की फॉर्म में। तो पढ़े होंगे आपने, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये बेसिक डेफिनेशन तो याद है ना, इसे बताने की जरूरत नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जी सर पता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब 1/2, दिस इज प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा, 3/2। तो इम्प्रॉपर को हम क्या कर लेते हैं, फिर मिक्स्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/2, दिस वन। ठीक। अब इंटीजर्स के बाद हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम में जो दूसरा डिवीजन होता है वो होता है प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम हम किसे कहते हैं, नंबर को, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद। ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं, डेफिनेशन फॉके कल क्लास में करी थी कि एग्जैक्टली क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स। एक नंबर 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर, जैसे 7 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 7 खुद, 13।
तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट क्या होते हैं? इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन, इसकी डेफिनेशन ही यही होती है, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 में सारे आ जाएंगे, 3 4 5 6 कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे 12 पे कितने फैक्टर होंगे? 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टर्स हो गए। ऐसे को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसमें एक होता है नंबर 1। नंबर 1 क्या होता है? neither कुछ prime nor डेफिनेशन, composite. दोनों में से किसी भी डेफिनेशन में नहीं आएगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है 1। तो ना तो ये प्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है, ना ही ये कंपोजिट में आ रहा है। तो नंबर 1 क्या होता है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर में देखो एक चीज इंटरेस्टिंग होती है, प्राइम नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, या तो वो 6k-1 करके लिखे जा सकते हैं या 6k+1 करके लिखे जा सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर हम बात कर रहे हैं ग्रेटर देन 3 की, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, उसके बाद 3 के बाद 5 7 देन 11 13 17 19, इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगे, 23 ऐसे कंटिन्यू। तो 2 जो होता है, 2 हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है। सिर्फ इकलौता जो प्राइम नंबर है जो कि इवन है वो क्या है? 2। 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर जो होंगे वो ऑड होंगे। अब हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 3 को देखो आप, 7 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 1 माइनस प्लस 1, 5 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 1 माइनस 1। ऐसे किसी को भी ले लो, 17 को ले लो, 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 3 माइनस 1। 19 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3 प्लस 1। तो कोई भी प्राइम नंबर 3 से बड़ा, यानी 2 और 3 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर ले लें, वो किसकी फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में होगा। यानी वो हमेशा किसके पास होंगे? 6 के मल्टीपल के पास होंगे। या तो 6 के मल्टीपल में +1 हो रहा होगा या 6 के मल्टीपल में -1 हो रहा होगा। ये प्राइम नंबर की एक सारी स्पेशल प्रॉपर्टी। ये चीज क्लियर है चारों लोगों को? यस सर। जी जी सर। सर। ठीक, तो ये कहीं कहीं हेल्प कर सकती है। अगर कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हुआ, तो फिर और किसी मेथड से करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो प्राइम नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है कि हाउ टू डिफाइन कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। कोई नंबर n है, हमें ये बताना है ये प्राइम है या नहीं। मान लो कि हम बात कर रहे हैं 247, अब हमें ये बताना है ये प्राइम है या नहीं। तो क्या तरीका होता है इसका? स्क्वायर रूट लेते हैं इसका। स्क्वायर रूट लेते हैं, गुड। हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 247। तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकालनी है आपको। 247 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 15 लेंगे हम, लेकिन 15 ले लेना। हाँ, इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होता है देखो वो क्या होता है? 225। तो 225 यानी 50, इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा? 15। यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो 15 पॉइंट कुछ आ रही होगी, क्योंकि 16 जो अगला परफेक्ट स्क्वायर है वो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो ये 247 जो है ये 15
और 16 के बीच में लाई करेगा कुछ। तो हम हायर वैल्यू ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 16। हम एक नंबर ले लिया 16। अब 16 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो आप लिख लो। 16 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, देन 11 और 13। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर से छोटे प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं और इस प्राइम नंबर से 247 को डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये 13 से किसी डिवाइड हो से भी जाएगा। divide नहीं हुआ, अगर डिवाइड नहीं हुआ किसी में से भी, तो ये प्राइम नंबर है। अगर किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। किससे से डिवाइड हो रहा है? 13 से हो जाएगा। 13 से हो रहा है। 13 वन जा 13, 7 और 4 11 और 7 117, 13 9 जा 117। हाँ ठीक है, ये 13 से डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर जो था हमारा 247, ये प्राइम नंबर नहीं। तो आप लिख दोगे आंसर नॉट अ प्राइम। मेथड क्लियर हुआ या कुछ कंफ्यूजन है, ये बताओ इसमें। क्लियर है सर। तंजीम क्लियर है? फौकिया क्लियर है ये? हेलो, कहाँ है स्टूडेंट भाई? फौकिया क्लियर है ये? जी सर क्लियर है, आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया हमें प्राइम पता करने का कि प्राइम है या नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ये, जैसे को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर्स जो आपस में प्राइम होते हैं वो को प्राइम होते हैं। कंटिन्यूअस दो को नंबर को प्राइम होते हैं। नहीं नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होते। को मतलब प्राइम वो वो दो जैसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 15 और 16। इसमें 15 भी अपने आप में प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनका दोनों में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम। जरूरी नहीं कि कंसेक्यूटिव। मान लो 3 और 8 है, ये भी आपस में क्या है? को प्राइम। ठीक है, इसके बाद होता है जो नंबर आता है दूसरा, वो होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर ये क्या होते हैं? ये नहीं पता। ट्विन प्राइम नंबर्स किसी और को पता है? फौकिया, फरोज, तंजीम में से किसी को? नो सर। ट्विन प्राइम वो होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स हो और उनके बीच में डिफरेंस हो 2 का, यानी 3 और 5। ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 11, 13 ये ट्विन प्राइम नंबर्स है, यानी ऐसा पेयर नंबर्स का जो कि प्राइम है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है? 2 का। तो ऐसे क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था प्रॉपर्टी, ये क्या थे? 6 + 1, 6 का मल्टीपल +1 और 6 का मल्टीपल -1 लिख रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाते हैं, जैसे 17 और 19। ये सब क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स।
तो देखो ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम, ये अभी डायरेक्ट जो नंबर सिस्टम का जो बेस होता है ना, ये कभी डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन से बताओ इसमें से ट्विन प्राइम नंबर्स है। ये एटलीस्ट मतलब एमबीए लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा, उससे छोटे लेवल पे तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये कहीं कहीं यूज कर लेगा इसी क्वेश्चन में कि देयर आर टू नंबर्स हु आर ट्विन प्राइम्स, और फिर आगे कोई क्वेश्चन उसने बेस बना दिया। तो ये चीज तुम्हें क्लियर हो जाने चाहिए, याद रहने चाहिए कि को प्राइम कह रहा है तो क्या मतलब है, ट्विन प्राइम्स कह रहा है तो क्या है, या प्राइम नंबर है या नहीं, ये क्या होगा कहीं कैलकुलेशन में तुम्हें यूज हो रहा, कोई आंसर तुम्हारा इसी बात पे डिसाइड है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो यहाँ ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन में यूज होती हैं आगे, एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन इस पे नहीं आते। और जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। ये आपका बहुत हेल्प करते हैं, डीआई में हेल्प कर देते हैं। डिविजिबिलिटी कई बार क्या होता है, ऑप्शन आप डायरेक्ट ऑप्शन आंसर बता सकते हो अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल क्लियर है तो डिविजिबिलिटी रूल के लिए सबसे छोटे से शुरू करते हैं, टू। टू से कब कोई नंबर डिविजिबल होता है, लास्ट डिजिट देखते हैं। सही डेफिनेशन क्या है, क्या कहोगे कि वो इवन है, या ये कहोगे कि लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है? इवन है, 2 से डिविजिबल है तो इवन होगा ही। हो गई, ठीक है। हम इस तरीके से याद करते हैं कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, कोई भी नंबर है यानी यूनिट प्लेस पर जो, वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 अगर है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। 4 के लिए क्या हो जाता है, लास्ट लास्ट 2 डिजिट डिजिट डिविजिबल होता है। गुड। यहाँ लास्ट डिजिट की जगह क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर। अब यूनिट की बात नहीं हो रही तो यहाँ से हटा देते हैं, डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए क्या होगा, लास्ट 3 देखते हैं। लास्ट डिजिट 8 के लिए क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट्स। अब 2 की बात, डिजिट्स की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है, 3 डिजिट्स की। अगर ये तीनों डिजिट लास्ट के 8 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 8 है। 16 के लिए क्या होगा, लास्ट 4 देखते हैं। गुड, उसी पैटर्न को हम एक्सटेंड कर दिया, लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल बाय 16। तो ये एक टाइप के हो गए जिसका डिविजिबिलिटी रूल एक जैसा है। 2 के लिए सिर्फ हम लास्ट डिजिट देखते हैं यूनिट प्लेस पर, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट यानी कि 10 और यूनिट वाला दोनों मिलकर 8 3 डिजिट, 16 के लिए क्या हो जाएगा 4 डिजिट। इसके बाद दूसरा जो टाइप होता है वो होता है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से कब कोई नंबर डिविजिबल होता है, सम अगर डिविजिबल है तो सम डिविजिबल होता है। सम ऑफ डिजिट्स। हम क्या करते हैं, सब डिजिट्स का सम कर देते हैं और उसे चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है बाय 3 और नॉट। अगर 3 से डिविजिबल है तो हम कहते हैं यस डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। 3 के बाद यही रूल बन सकता है किसके लिए, 9 के लिए। सेम होता है। सम ऑफ डिजिट्स ही करते हैं। अगर वो डिविजिबल बाय 9 है तो हम कह देंगे पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 9 है। उसके बाद आते हैं हम किस पर, 2 3 तो हो गया, 4 भी हो गया, 5। 5 के लिए तो सिंपल है, क्या होना चाहिए, 0 जीरो and 5 लास्ट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0। अच्छा 6 के लिए कैसे डिसाइड होगा, 2 और अगर 3 वो 2 और 3 दोनों गुड। क्या हो अगर नंबर
डिविजिबल बाय 2 एंड, इसमें एंड लगा हुआ है, एंड डिविजिबल बाय 3। 3, यानी 2 वाला रूल भी लगना चाहिए और 3 वाला भी लगना चाहिए, तो क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते 7 पर। 7 के लिए क्या होता है? 7 से कैसे चेक करते हैं कि डिविजिबल है या नहीं? क्या चीज, आवाज सही नहीं आई। नहीं, ब्रेक हो रही है अभी, जो मुझे आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। जी सर। हाँ, तो मुझे लगता है अजीजुर की तरफ से प्रॉब्लम है कुछ, मैं सुन नहीं पा रहा उनकी बात, ब्रेक हो रही है बहुत जी आवाज। हाँ, अब अब आ रही ठीक है है, सर। अब बताओ। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। तो उसमें 3 3 का पेयर बनाते हैं डिजिट का। 3 डिजिट का, मैं चलो एक नंबर ले रहा हूँ, 7 को थोड़ा हम समझ लेते हैं क्योंकि इसका थोड़ा अलग रूल है। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, 939 एंड 715। ये बताना है हमें कि ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं, बाय 7 और नॉट। क्या आ रहा है, 7 से डिविजिबल है या नहीं? डिविजिबल है सर। है, गुड। क्या बताया तुमने रूल? 3 में कर लेते हैं 3 इसे। 3 का वो गलत है सर। नहीं है अच्छा, देखो इसमें क्या करते हैं हम 7 में, एक्चुअल में ये जो हाँ नंबर्स सही सही होते हैं ना, जी। देखो मैं एक में रूल वो लिख रहा हूँ, जैसे 7, 13, 19, 17, इसमें एक नंबर होता है ऑक्सीलेटर करके होता है। अभी हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे क्या होता है। तो जैसे तुम्हें 7 को करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट की जो ये 2 डिजिट्स हैं इस पे, बल्कि ये जो सिर्फ लास्ट है जैसे 5 है, तो हम इस नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, 971 और ये है 5। हम इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 10। ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये कहलाता है ऑक्सीलेटर। तो आपको जब डिविजिबिलिटी याद रखनी तो आपको देखो ऐसे याद रखना होगा कि 7 के लिए होता है, ऑक्सीलेटर है 2, और हम क्या करेंगे उसमें, माइनस। तो ये -2 करके याद रखना होता है, दिस इज द ऑक्सीलेटर। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लास्ट वाली डिजिट है उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी मल्टीप्लाई होके आए वो इसमें से माइनस कर दो, यानी 93971 -10 कितना आ गया हमारे पास, 93961। अब क्या करेंगे, फिर से इसी रूल को लगाएंगे। अब क्या है, देखो लास्ट डिजिट 1, तो हम लिखेंगे 9396 -2, कितना आ गया, 9394। देन अब लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो अब हम लिखेंगे 939 -8, तो ये हो जाएगा 931। एक बार और लगा दे तो हमें आंसर मिल जाएगा 93 -2, यानी 91। 91 को हम बता सकते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। 91 क्या है, डिविजिबल है। अगर आप नहीं आ रहा तो एक डिवीजन और ले लो, 9 -2 यानी कि आ गया 7। 7 तो है ही, 7 से डिविजिबल, तो यानी 3 3 ये की पेयर से पूरा भी हो जाएगा। 3 3 के पेयर से भी हो जाएगा, चलो गुड। 939 इसका -715 कर लेंगे।
हाँ तो जो आएगा उसको 7 से चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं, वो आ जाएगा। हम्म, और ये ऐसा मतलब चलता अच्छा रहेगा चाहे कितनी भी डिजिट का नंबर हो। 9 में से 7 गए, 2 2 to 4, 2 जी to सर। 4 7 से डिविजिबल है, यस। अच्छा, और अगर कम से तो हो सर तो? ये तो हाँ हाँ सर, बोलो अगर काव्या। अगर ये पेयरिंग नहीं बनता, मतलब अगर ये 3 का पेयर नहीं बनता तब? हाँ तो भी ये लेते अगर हैं। ये अगर नंबर है 7 तो 1 तक रहता 93971, तो 939 का पेयर लेते हैं और 71 को माइनस कर देते हैं। ये मैंने यहाँ नंबर लिखा जैसे 1071, तो इसमें पेयर कैसे बनेगा? ये 071 एक पेयर होगा, 1 एक पेयर होगा? वही 107 एक पेयर होगा, 1 अकेला होगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि इधर लेफ्ट साइड से पेयर लेने शुरू करते, पेयर क्या जी। ट्रिपलेट लेते और हैं? प्लस माइनस करते जाते हैं हम। चलो इसको भी मैं चेक कर लूंगा कि ऐसा होता है या नहीं। तो ये हो जाएगा 107 माइनस 1, जी। यानी 106। 106 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो नहीं 7 डिवाइड होगा। 1 नहीं होगा, लेकिन 1071 को अगर मैं इस मेथड ये से डिवाइड करके हो रहा देखूं, है। देखो 1 1 को क्या करेंगे, डबल कर देंगे और माइनस, यानी 105। अब डिवाइड हो 105 रहा था। को 10 और 5 यानी 10 माइनस 10 जीरो आ रहा है। तो जीरो आए या 7 का मल्टीपल आए, हम डिविजिबल मानते हैं, तो ये डिविजिबल होना चाहिए। देखो अगर जो तुम मेथड कह रहे हो, मतलब मुझे अभी नहीं पता है, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन अगर उसमें मैं राइट से अगर बनाऊं तब 70 आ जाता, तब डिविजिबल होता। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब बहुत पहले पढ़ा था और ये सब यूज नहीं होते हैं इतना ज़्यादा, इसलिए याद नहीं रहता थोड़ा सा। यूज होते नहीं, हम यूज करते नहीं है ये बोलो। अच्छा। मतलब एग्जाम में यूज सर बहुत 7 होते 13 का नहीं आता है ना, एग्जाम में तो नहीं, डायरेक्ट नॉर्मली पूछ क्वेश्चन लेते हैं। नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने तुमसे पहले क्या कहा, तुमसे ये नहीं पूछेगा एमबीए में कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है नहीं, ये बताओ। लेकिन ये तुम्हें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। जी। पीएनसी में मतलब बहुत ये आता है। पीएनसी में पूछ दे देगा कि मतलब 6 से डिविजिबल है, तो उसको मतलब सेटिस्फाई करना। हाँ, उसमें हो जाएगा, या फिर डीआई अभी क्वेश्चन में करेंगे आगे। देखो उसमें क्या होगा, ऑप्शन अगर जैसे है, ऑप्शन से तुम सीधा आंसर बता सकते थे। कभी कभी ये होता है जैसे एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, मान लो एलसीएम का जी। है कोई, उसमें यह है कि कहीं लैंग्वेज में यह है कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मतलब तुम्हें जी। ये पता है कि जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। पूरा क्वेश्चन कुछ कुछ भी हो, तुम भूल जाओ सारी चीजें, बस तुम्हें एक लाइन ये पता चल गई कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और 4 ऑप्शन है, तो तुम सीधे उसके आंसर बता सकते हो कि इन 4 में से 7 का मल्टीपल कौन है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन जो होते हैं वो 7 से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन ही डिवाइड हो रहा होता है, जी। ऐसा हो जाता है। तो उसमें ये डिविजिबिलिटी तुम्हें सीधे आंसर दे देता है। तो ठीक है, पहले तो यहाँ पर आ जाओ कि ये वाला रूल मैं चेक करके चलो कल तुम्हें बता दूंगा। ये जो हमने ऑक्सीलेटर वाला है ये क्लियर है, जी सर। ऑक्सीलेटर मेथड। यस। फिरोज, तंजीम, क्लियर है ये? जी सर। जी सर। जी सर। यानी हमें क्या करना है, याद रखना है 7 के लिए ऑक्सीलेटर क्या है। इस तरीके से याद रखोगे तो तुम्हें 2 है। मेथड भी याद है। ऑक्सीलेटर है 2, और बल्कि ऐसे याद रखो -2, यानी तुम्हें डबल करना है लास्ट वाले को और फिर क्या कर देना है, उसको माइनस माइनस कर करना दें। है। क्योंकि हो सकता है किसी में प्लस भी हो, तो तुम्हें ये याद रखना है कि माइनस करना है। अब जैसे 13 की बात करें हम, 13 के लिए ऑक्सीलेटर होता है, 13 का ऑक्सीलेटर होता है +4। यानी क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। प्लस है तो ऐड करना है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख रहा हूँ 2366, इसको चेक करके बताना है कि ये डिविजिबल बाई 13 है या नहीं। तो क्या होगा देखो, 2366, तो क्या करेंगे, है जी 236 को डिविजिबल। डिविजिबल बना देंगे।
है डिविजिबल? और किसी का आया? जी सर। यस सर। फिरोज? जी सर आ गया। हम क्या करेंगे, 2 3 6, 6 को अलग कर लेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 और इसमें ऐड कर दो 236 प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 0 6 0 260। 260 को हम डायरेक्ट बता सकते हैं 13 से डिविजिबल है। तो जहां भी हमें जिस स्टेप पे भी पता चल गया तो वहीं हमारा रुक जाएगा क्वेश्चन, यानी ये डिविजिबल है। तो 13 का ऑक्सीलेटर क्या है, +4। ऐसी 17 का ऑक्सीलेटर होता है 5 और उसको करना होता है हमें माइनस। यानी कोई नंबर अगर मैं लिखता हूं कि ये 17 से डिविजिबल है या नहीं, जैसे मान लो 12716, इसका बताना आपको कि दिस इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट। तो क्या करेंगे, करके बताओ। ऑक्सीलेटर तुम्हें पता चल गया तो बस अब तो मेथड तो क्लियर है ही, क्या करना है। क्या आ रहा है? डिविजिबल है सर। तो 1276, 1271 अलग कर देंगे, 6 को यस सर 5 से डिविजिबल। मल्टीप्लाई और माइनस कर देंगे। ठीक है। 19 का ऑक्सीलेटर है +2। तो ये तुम्हें याद रखने हैं, तो ये तुम्हारा काम चल जाएगा 7 13 17 19 से डिविजिबिलिटी के लिए। क्लियर? जो तुम जी मेथड सर। कह रहे हो ना, लास्ट 3 डिजिट वाला, उसमें से जी सर। 3 का जो ट्रिपलेट है वो 3 का लेफ्ट साइड से ही बनाना होता है, लास्ट 3 डिजिट के लिए होता है। जी सर, सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें अभी। हाँ, लेकिन ये 13 सिर्फ का भी वैसे 7 ही होता है, सेम होता है, ट्रिपलेट और बनता है उसका भी। 13, हाँ 7 और 13 के लिए है सिर्फ ये। जैसे अभी ये 13 से किया था ना, जी सर। इसको देखो कैसे करेंगे, 3 6 6 इस साइड से लेंगे, यानी ये लास्ट 3 बनाएंगे। लास्ट 3 के अलावा जो रह जाएगा वो अपने आप में 1 हो जाएगा, यानी 2। जी अगर सर। 3 है तो पूरे 3 हो जाते हैं, अगर नहीं होंगे तो सिर्फ 2। इसमें से फिर इसे माइनस करके आ जाएगा आंसर, यानी 366 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 364। लेकिन अब तुम्हें ये 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 28 आएगा। तो ये लास्ट वाला है। ठीक है, फरोज और फौकी ये जो कह रहे थे अजीजुर, हम उसी को कह रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं और उसके बाद अगर 3 आ रहे हैं तो पूरे 3 ले लो, अगर 1 रह रहा है तो 1, 2 आ रहे हैं तो 2, उसे माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन ये याद रखना ये सिर्फ इन दोनों के लिए है, 7 और 13 के लिए। ये ऑक्सीलेटर अगर तुम्हें याद है तो ये 7 13, मतलब 7 के लिए भी 13 के लिए भी 17 19, इन चारों के लिए ये ट्रू है। तुम्हें बस ऑक्सीलेटर याद होना चाहिए, 7 के लिए -2, 13 के लिए +4, 17 के लिए -5, 19 के लिए +2। तो यहाँ जो भी तुम नोटबुक या तुम्हारे पास है उसको ये अलग से लिख लो हाईलाइट करके, ताकि ये याद रहे क्या है। ठीक है, तो 7 11 ये सब 11 रह गया अभी। हाँ 8 9 10 का तो पता ही है 0 होना चाहिए, एक रह गया 11। 11 के लिए क्या है, और डिजिट का सम माइनस इवन डिजिट का सम करके। हाँ इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, यानी ऑड पोजीशन पे जो डिजिट है माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट।
इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। सिंपल है, या तो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा। इसके बाद 11 का तो सिंपल ही है। चलो जैसे चलो एक नंबर ले लेते हैं, लिख ही लेते हैं, कितनी देर लगेगी। 57945822। ये नंबर बताना है 11 से डिविजिबल है नहीं, तो हमें क्या करना है, ऑड प्लेस डिजिट, यानी हम इधर से काउंट करेंगे 1 3 5 7, इन प्लेस पर जो जो डिजिट्स आ 0 आ रही जाएगा। यानी 2 8 4 और 7, इसका सम करो। 2 और 8 10 और 4 14 और 7 21, माइनस ये इवन प्लेस है 2 4 6 8, तो इस पे क्या होगा 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5, तो 5 और 2 7 और 9 16 और 5 21, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। 12 के लिए क्या होगा डिविजिबिलिटी, 3 और 4। तो ये इसी कैटेगरी में आएगा जिसमें 6 लिखा था ना हमने। 12 के लिए क्या होगा, 3 से डिविजिबल 3 हो एंड 4। एंड 4 से डिविजिबल हो। 15 अगर 15 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो 3 3 से एंड 5 डिविजिबल है। हो और 5 से डिविजिबल हो। क्लियर है, फोकिया फ्रोज। जी 12 जी सर। सर। का 15 का गुड। अब क्या बचा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, काफी हो गए। अब कुछ स्पेशल केसेस बचे हैं। स्पेशल केसेस मतलब जैसे डिविजिबल बाय 99, क्योंकि कई कैलकुलेशन हमारी ऐसी आती है जिसमें 99 नीचे आ जाता है, अब हमें डिवाइड करना है, तो हमें कैसे पता करेंगे डिविजिबल है या नहीं 99 से। 9 11 कर लेंगे। और 9 और 11 चेक कर सकते हैं 9 और 11 से। एक दूसरा वैसे शॉर्टकट भी है कि हम क्या कर सकते हैं 99 के लिए, जैसे नंबर में लिख रहा हूँ 757845, 757845, इसमें क्या करते हैं हम, दो 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 ऐसे पेयर बना लेते हैं, दो दो नंबर्स का पेयर बना लिया, इन्हें ऐड कर दो। अगर इनको ऐड करके ऐसा नंबर आ रहा है जो डिविजिबल बाय 99 है, तो पूरा नंबर भी 99 से डिविजिबल होगा। इसमें क्या तो आ रहा 9 है 8 और 11 से 5, आसान होगा। ये ज्यादा आसान है या दो मेथड से करना ज्यादा आसान है। 9 11 वाला आसान हो जाएगा। नहीं अभी चेक कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं डिविजिबल है या नहीं। 5 5 ये 10 और 99 से 8 नहीं है। 8, 4 और 7 11 और 7 18 और 1 19, नहीं भाई है। जी है। ये रूल क्लियर हुआ फोकिया फ्रोज, रूल क्लियर है ये। यस सर। जी जी सर। सर। अब ये कह रहे हैं कि चलो 9 और 11 से भी देख लेते हैं, तो चेक करने में कोई बुराई नहीं है। 9 से अगर हम करें तो क्या करेंगे, सब डिजिट का सम, 4 प्लस 5 9 और 8 17 और प्लस 7 24 प्लस 5 29 प्लस 7 36, यानी डिविजिबल है। 11 से करेंगे तो 8 और 5 13 और 5 18 और 7 7 4, यस दोनों से है। तो इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो या तो 9 एंड 11 दोनों से आप डिविजिबिलिटी देख लो, या फिर इस तरीके से दो पेयर पेयर बना के ऐड करके देख लो कि 99 से डिविजिबल है या नहीं।
कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है? 9-11 वाला इजी लग रहा है। तुमने तो पहले दे ही दिया रिजल्ट, मैं दोनों और से पूछ रहा हूँ। फिरोज और फोकिया सर अगर कौन सा पैर ज्यादा? हाँ बोलो। सर अगर पैर पैर वाले डिजिट्स ना हो, जैसे ऑड डिजिट्स हो तो? हाँ पेयर वाला ना हो, ऑड डिजिट हो, गुड। तो उसको हम फिर सिंगल लेके उसमें ऐड कर देंगे। मान लो यहाँ इसकी जगह एक और होता बीच में, 9 और होता नंबर, तो इसको सिर्फ सिंगल एक 9 मान के ऐसे ऐड कर देते और फिर चेक कर लेते। इजी कौन सा है? चलो अब तो मुझे भी ये लग रहा है 9 और 11 वाला ज्यादा इजी भाई। देखो डिविजिबिलिटी, अगर हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं और उसके हम ऐसे फैक्टर लिख सकते हैं जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो, यानी इसमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसकी डिविजिबिलिटी फिर हम अलग अलग करके कर सकते हैं। यानी ये 9 और 11 के लिए तो ठीक था। अगर मैं इसे 9 इंटू 3 यानी 27 के लिए ऐसा करता तो वो नहीं आता फिर। 27 के लिए अगर मैं ये कहूँ कि जो 3 से डिविजिबल हो और जो 9 से डिविजिबल हो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ये ट्रू तब होती है जब आपस में नंबर्स क्या हो, को प्राइम हो। जैसे 12 के लिए हमने देखा था 3 और 4, या 6 के लिए हमने लिखा था 2 एंड 3, 15 के लिए लिखा था 3 एंड 5, तो वही नंबर्स लिखे थे जो को प्राइम है। तो जैसे इन्होंने 99 का कहा 9 और 11, तो ये को प्राइम है। तो इसके लिए सही क्या रहेगा कि 9 का देखो और 11 का देखो, दोनों से है तो वो डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 999 हो जाए, इससे हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी, तो क्या होगा फिर? डिविजिबल नहीं है 99। 999 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी हाँ, डिविजिबल बाई 999 या फिर 9999 हो, इससे हमें चेक करना हो कि कोई नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं, तो फिर क्या होगा? जैसे मान लो मैंने ये नंबर लिख लिया 579876 इसको बताना है कि ये 999 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो देखो ये पैटर्न है एक, जैसे यहाँ 2 लिए थे ना, अब 999 है तो क्या बनाना है, ट्रिपलेट, यानी 3 आपको लेने हैं। इन तीनों का सम करना है और सम करके देख लेना है कि ये जो नंबर है ये 999 से डिविजिबल होगा या नहीं। देखो डिविजिबल होगा या नहीं ये बताना बहुत आसान है। 99 के जो मल्टीपल होंगे ना वो इस फॉर्म में होंगे, 999 यानी 1000 में से 1 कम। नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 2000 में से 2 कम। नेक्स्ट मल्टीपल होगा 3000 में से 3 कम। तो इसके मल्टीपल पहचानने आसान है, तो आप ऐड करके डायरेक्ट समझ सकते हो कि डिविजिबल होगा या नहीं। जैसे 99 का क्या था, पहला 100 माइनस 1, दूसरा क्या था 198, 200 माइनस 2, तीसरा क्या होगा इसके बाद 297, फिर क्या होगा 396। मतलब 100 में से इधर कम होता रहेगा और इधर बढ़ता रहेगा। तो 999 है, इसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 2 कम हो जाएगा यानी 8, 9 1 1998। अगला क्या होगा 2997, फिर क्या होगा 3996। इस तरीके का मल्टीपल होंगे। तो यानी सिंपल तुम्हें एक एडिशन करनी है, बाकी डिवीजन में तुम सीधे बता सकते हो कि होगा या नहीं। जैसे 9 और 6 15 और 3 18, 1 कैरी, 7 7 14 और 15 और 4 9, 1 कैरी, 5 5 10 और 8 18 और 1 9। नॉर्मली एडिशन जो होगी ना वो इतनी ही होगी, या तो 2 मल्टीपल या ज्यादा से ज्यादा होगा तो 3 मल्टीपल, इससे ऊपर नहीं जाएगी।
तो ये डिविजिबल बाई 99 है या नहीं ये नंबर? डिविजिबल सर। है या नहीं है? क्योंकि 1998 डिविजिबल है। ट्रिपल नाइन 4 टाइम 9 से क्या होगा? अब आपको बता सकते हो रूल क्या होगा कि कोई भी नंबर है 4 उसे पेयर। हम क्या करें? हाँ 4 पेयर, जैसे 2 होते हैं 2 को पेयर कह देते हैं। 3 का जब बनाते हैं तो ये कहलाता है ट्रिपलेट्स, कि हम ट्रिपलेट बनाया। और 4 का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं ट्यूपल्स। तो 99 में पेयर बनाएंगे, 999 में ट्रिपलेट बनाएंगे, और 4 टाइम 9 है तो ट्यूपल्स बनाएंगे। ट्यूपल्स मतलब 4 एक साथ, 4 टुगेदर। और लास्ट में अगर कोई बच जाता है, जो तुमने पूछा था, अच्छा पूछा था, तो उसको हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। जैसे इतना बड़ा सा नंबर लिख दिया मैंने, अगर मान लो 34590900, ये मैं पूछूं कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करना है आपको? 4 4 4 के ट्यूपल्स, और ये 34 ऐसे ही बचा, तो ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा। तो इसे सिंपल ऐड कर देना है और आंसर बता देना है कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो डिविजिबिलिटी के हमारे कई सारे रूल्स हो गए, तो याद रहेंगे ये रूल्स? जी सर। गुड। 2486 इस टाइप का है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट, 16 के लिए 4, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। 3 9 में सम है, सिंपल है। 5 के लिए 5 या 0 है। 6 12 15 ये वही है, को प्राइम वाले हैं, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 7 13 19 17 ये थोड़ा अलग था, इसमें 17 13 के लिए लास्ट 3 डिजिट से शुरू करके कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 7 और 13 के लिए। वरना फिर दूसरा क्या था, ये ऑक्सीलेटर लेके आप कर सकते हो। 7 का ऑक्सीलेटर -2, यानी लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस करना है। तब तक करते रहना है जब तक आपको पता ना चल जाए कि डिविजिबल है या नहीं। 13 के लिए +4, 17 के लिए -5 और 19 के लिए +2। 11 के लिए तो सम एट ऑड और इवन वाले पे कर देना है। फिर ये 99 का एक स्पेशल केस था, पेयर बना के ऐड कर दो, या 9 और 11 से ले लो, जो इजी लगे। 999 में ट्रिपलेट बनाओ और ऐड करके देखो डबल 999 से डिविजिबल है या नहीं। और 4 टाइम्स 9 है तो ट्यूपल्स बनाओ, यानी 4 एक साथ, और उस सम देख लो। तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के बाद आता है आपका टॉपिक फैक्टर्स। अब हमने डिविजिबिलिटी सीखनी, अब हम फैक्टर्स करना शुरू करते हैं। किसी नंबर्स के कितने फैक्टर हो सकते हैं, अब हम इस पर आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब भी फैक्टराइजेशन की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं? प्राइम फैक्टर्स। यानी मैं अगर कहूँ कि 6 के या 12 के फैक्टर्स बताओ, तो 12 के फैक्टर्स होंगे 6 जब हो हम जाएंगे। डिवीजन, हम या ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ जैसे 2 × 6, तो हम इसे फैक्टर नहीं कहते हैं कि ये फैक्टर नहीं है, हम फैक्टर मानते हैं जब सब क्या हो, प्राइम फॉर्म में हो। दिस इज, ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हम यूज भी करते हैं जब HCF LCM निकालते हैं, तो एक मेथड वो ये भी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी ऐसे फैक्टर निकालना है जो आपस में क्या हो, सब आपस में मतलब प्राइम ही हो, आपस में से नहीं, मतलब टोटल क्या हो, प्राइम होनी चाहिए। कोई भी अगर कंपोजिट आ रहा है तो उसे हम ब्रेक कर लेते हैं प्राइम में। तो अब हमें जो निकालना है वो निकालना है हम नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगली जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ये देखो 2 बार नंबर यूज हो रहा है। तो किसी नंबर के हम क्या निकालना है, फैक्टर्स,
और उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, ये टॉपिक है। ये टॉपिक नॉर्मली जामिया में पहले नहीं आता था, लेकिन पिछले साल इस पे कई क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, तो इस बार अच्छे से इसे पढ़ लेना, क्या पता फिर से उसी टीचर को मिल जाए जिसको पिछले साल मिला था। तो पेपर अच्छा, ये बताओ टफ आना ज्यादा सही होता है या इजी आना ज्यादा सही होता है? टफ आना सर सही होता है, इजी में टफ आना। हो जाती है ऊपर। फौकिया क्या लगता है, क्या दुआ करी जाए, पेपर टफ आए या इजी आए? मेरा निकल जाए। सही है ये भी। फिरोज क्या लगता है भाई, जी सर। क्या दुआ करी जाए भाई कि पेपर टफ आए या इजी आए? सर इंग्लिश का टफ काफी आ जाए, आया बाकी तो सब सही है कुछ सर। चलेगा। नहीं देखो, जो अच्छा बच्चा होता है ना, उसको टफ आने में ज्यादा फायदा होता है। अब बताओ कि क्यों फायदा होता है उसे, ये चीज समझ लो ताकि तुम कभी पेपर में इजी तो कुछ सब टफ। बना लेते हैं उसमें। हाँ हाँ, नहीं, मेन फायदा उसे कहाँ होता है, इजी तो जो पढ़ के आए वो भी तो बना लेगा इजी। देखो क्या फायदा होता है, देखो डिफिकल्ट, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पेपर क्या है, डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि 170 क्वेश्चंस आए हैं तो 170 में से आपके 150 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। अगर किसी पेपर को हम डिफिकल्ट कहते हैं, इसका मतलब ये होता है 170 में से एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो होंगे वो 70 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। तो 70 अगर आ गए 170 क्वेश्चन में से, तो वो पेपर बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, मतलब वेरी डिफिकल्ट की कैटेगरी में होगा वो, अगर 70 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो 170 में से। तो होता क्या है, मान लो 70 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, तो जो बच्चा तैयारी नहीं करके जाता है वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये 100 क्वेश्चन तो मेरे इजी या मॉडरेट है और ये 70 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। वो ये डिफाइन ही नहीं कर पाता, उसको डिफिकल्ट लगेगा इजी है, इजी क्वेश्चन लगेगा डिफिकल्ट है। वो क्या करेगा, 170 में से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा और निगेटिव मार्किंग होगी, उसके नंबर हो जाएंगे कम। तो ये तो उन बच्चों की बात हुई जो नहीं पढ़ के गए। अब तुम जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, मैं यही लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स में ही लिख रहा हूँ मैं। मान लो 100 में से 40 क्वेश्चन थे इजी, 60 थे मॉडरेट और 70 थे बहुत डिफिकल्ट। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर लेगा, इस 70 में से वो कम से कम ये बता देगा कि 60 क्वेश्चन तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, 10 में हो सकता है वो भी कंफ्यूज हो जाए। तो 60 तो वो छोड़ देगा कि भाई ये तो मुझे अभी नहीं करने, पहले मैं और क्वेश्चन देखूंगा फिर करूंगा। तो उसे अब उसका फोकस बचा कितना, 110 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करने में। और इजी वो आइडेंटिफाई कर लेगा बहुत आराम से कि अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं एकदम कर दूंगा। तो उसके +40 तो एकदम स्कोर हो गए इजी क्वेश्चंस में, और 60 उसने छोड़ दिए डिफिकल्ट बात के लिए। अब जो बीच के बचे 70 क्वेश्चंस, मान लो 60 मॉडरेट और 10 डिफिकल्ट को वो मॉडरेट में ही मतलब वो कर रहा था आइडेंटिफाई। अब वो फोकस करेगा इस 70 पर। तो ये 40 क्वेश्चन तो मान लो उसने 1 मिनट के हिसाब से 40 मिनट्स में कर लिए। अब उसके पास टाइम बचा 3 × 60 यानी 180 मिनट्स में से 140 मिनट्स बचे उसके पास ये 70 क्वेश्चन करने के लिए। तो मेरा मानना है जो सही से पढ़ के गया वो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन मॉडरेट वाले में से कर लेगा, यानी उसके जो अटेम्प्ट करने के होंगे वो 90 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। और डिफिकल्ट में से भी थोड़ा अभी टाइम बचा, तो डिफिकल्ट में से भी कुछ अटेम्प्ट करे या गैस करे कुछ, तो एटलीस्ट उसके जो होंगे वो अटेम्प्ट की रेंज पहुंच जाएगी 100 क्वेश्चन के करीब। और अगर पेपर डिफिकल्ट है, मतलब 70 डिफिकल्ट है, तो मेरिट जाएगी 170 में से तुम्हारी 50 या 60 के बीच ही जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगी अगर 70 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सर पिछले साल और तो वो 55 पैकेज ना।
हाँ, तो पिछले साल पेपर डिफिकल्ट है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो यानी जो अच्छा बच्चा है वो 100 के करीब पहुंच रहा है और मेरिट जा रही है 50-60 पे, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट वो सिलेक्टेड है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज़ आनी चाहिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की। तो इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको टाइप्स पे ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे हर एक की कैटेगरी, डिविजिबिलिटी मैंने एक साथ इसलिए लिखी, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि 2 की होती, 3 की, 4 की, क्योंकि आपका जो माइंड होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि अच्छा 2, 4, 8, 16 ये एक कैटेगरी के हैं, 3, 9 एक कैटेगरी का है, 7, 13, 17, 19 ये एक कैटेगरी के थे। तो क्वेश्चन भी तुम्हें जैसे चैप्टर पढ़ो, जैसे अभी नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो तुम्हें ब्रॉड ब्रॉड जो डेफिनेशन थी वो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि सबसे पहले हमने पढ़ा बॉड मास, बॉड मास के कुछ रूल्स थे, कुछ रूल में तुम्हें कंफ्यूजन है या कुछ मिस हो रहा है वो चलेगा, लेकिन तुम्हें टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि बॉड मास का एक जो टॉपिक था वो बॉड मास से रिलेटेड था। उसके बाद क्या शुरू किया, उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स शुरू किए। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या थे, रियल नंबर थे, रियल को फर्दर डिवाइड किया था रेशनल इरेशनल में, फिर फर्दर इंटीजर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में प्राइम कंपोजिट क्या थे, प्राइम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या किया, डिविजिबिलिटी। और अब ये टॉपिक, यानी ये एक तरीके से मेरा ये 5वां टॉपिक है। तो तुम्हें ये टॉपिक के नाम अब तक याद रहने चाहिए थे कि अभी तक क्लास में मैंने 5 चीजें पढ़ी हैं, उसमें क्या पढ़ा है वो अलग चीज है कि वो कितना तुमने ग्रेस्प किया, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट टॉपिक पता होनी चाहिए। तो हर चैप्टर के मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तो नोट्स बनाओ, तो सबसे पहले सिर्फ टॉपिक लिखो कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़े। उसके बाद डिवीजन करो, अच्छा इस टॉपिक में ये चीज पढ़ी थी। इस तरीके से जो एक मैप बनता है ना, माइंड मैप, उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखने लग जाओगे तो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। मेरे पास टाइम का स्टडी मटेरियल रखा है, मेरे पास अरुण शर्मा की किताब है, मेरे पास अरिहंत की है, सुरेश वर्मा की, तो उसमें इतने क्वेश्चन है, तुम चाहो तो तुम्हें कितने क्वेश्चन चाहिए मैं सब भेज दूंगा तुम्हें। लेकिन क्वेश्चन देख देख के तुम कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें याद होना चाहिए ये टॉपिक था और इस क्वेश्चन को इस टॉपिक वाले मेथड में जो कुछ आया होगा उससे हम कर सकते हैं। पहली चीज तुम्हें ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। उसके बाद उसका लेवल तुम्हें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अच्छा ये तो इजी है और ये डिफिकल्ट है। मॉडरेट तो चलो तुम अभी नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे एकदम से कि ये बीच में आ रहा है, लेकिन इजी और डिफिकल्ट में डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए कि ये इजी है या डिफिकल्ट है। ये हेल्प करेगा एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, तुम 1 महीना पढ़ो, 2 महीने पढ़ो, पूरे साल पढ़ो, जो वहां पर 3 घंटे तुम्हारा दिमाग चलेगा, सिलेक्शन उसी पे बेस्ड होता है बस। मतलब मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था, मेरे दोस्त पढ़ते थे, तो मैं उन लोगों से कम पढ़ता था, लेकिन जब भी टेस्ट होता था मेरे मार्क्स हमेशा उन सबसे ज्यादा आते थे। तो वो मुझसे पूछते भी थे कि सलमान ऐसा क्या है भाई, तुम्हारे कैसे ज्यादा आ गया, तुमने तो कम पढ़ा था, ये टॉपिक तो ये चीजें तो पढ़ी भी नहीं थी। तो मेरा जो दिमाग चलता है, ये जो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, वो उस 3 घंटे में बिल्कुल माइंड को एकदम जितना तुम यूज कर सकते हो, मतलब 100% से भी ऊपर तुम्हें यूज करना होता है। तो यूज करने में यही ट्रिक्स होती हैं जो मैं तुम्हें एक एक करके बता रहा हूँ। आइडेंटिफाई करना, तुम्हें क्वेश्चन देख के तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम का है, या ये क्वेश्चन एवरेज का है, या ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। पहली चीज जो हिट होनी चाहिए माइंड में, वो चैप्टर का नाम होना चाहिए, क्योंकि वहां तो सब मिक्स करके आएंगे ना। अभी हम पढ़ रहे हैं कि मैं तुम्हें नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नंबर सिस्टम का, तुम्हें भी पता है कि ये जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का है। लेकिन एग्जाम में सब मिक्स करके आते हैं, तो फिर उसी क्वेश्चन को तुम्हें एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये इस चैप्टर का है। पहली चीज तुम्हें क्या याद आ जानी चाहिए, चैप्टर। चैप्टर के बाद तुम्हें पता चलना चाहिए सब टॉपिक। सब टॉपिक ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हें नोट्स बनाने हैं, टॉपिक के नेम्स। कि एक टॉपिक हमने पढ़ा था
डिविजिबिलिटी, तो ये डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। ये एक टॉपिक हम पढ़ना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, तो ये उस टॉपिक पर है। दूसरी चीज तुम्हें ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है उसे सॉल्व करने की टेक्निक। ये चीज हो सकता है कि तुम्हें समझ में आए या ना आए। समझ में आ गई तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए एटलीस्ट इजी या मॉडरेट हो जाता है। फिर अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए समझो डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में चला गया, कि हमने ये तो पहचान लिया अच्छा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, और ये तब है जब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन फार्मूला क्या होता है ये नहीं याद रहा हम, तो वो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए क्या हो गया, वो डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में चला गया। लेकिन तुमने टेक्निक आइडेंटिफाई कर ली, अब तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये इजी में डालूं मैं, मॉडरेट में डालूं, या फिर वाकई में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है कैसे होगा लेकिन मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो कहाँ चला गया, डिफिकल्ट की कैटेगरी में। तो सबसे पहली चीज़ हिट होनी चाहिए माइंड में ये चीज़ अगर आप क्वेश्चन रीड करते वक्त टिक करना शुरू कर दो, क्वेश्चन के आगे ई मार्क कर लो, या जो तुम्हें क्वेश्चन पहले करने हैं उस पर क्या कर लो, टिक लगाते चले जाओ। और जो तुम्हें देखते ही समझ में आ गया भाई ये तो, या तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता इस टॉपिक के बारे में कि ये क्या टॉपिक है, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो उसे डिफिकल्ट में डाल दो। या फिर तुम्हें समझ में तो आ गया लेकिन तुम्हें लग गया कि नहीं नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें सॉल्व करना तुम्हें पता है कैसे होगा लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग, तो वो सब किस कैटेगरी में जाएंगे, डी में। उन पे बनाते चले जाओ क्रॉस, और जो बीच में रह गए वो तुम्हारे लिए क्या है, अब मॉडरेट है। तो हमेशा अटेम्प्ट करो इजी, सबसे पहले इजी स्कोर करके रख लो, वो चाहे मैथ्स का हो, चाहे डीआई का क्वेश्चन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो। जीके जीएस में क्योंकि सिर्फ तुम्हें टिक करना है, कुछ नहीं करना, तो पहले जीके जीएस अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर डीआई, मैथ्स और रीजनिंग में आओ। ऑर्डर हमेशा यही फॉलो करना है, पहले इंग्लिश और जीके जीएस करनी है। ये नहीं कि पहले ही क्वांट की हम तो बहुत पढ़ के गए, या डीआई या रीजनिंग पता चला उसी में टाइम निकाल दिया। नहीं, सारे जितने भी मार्क्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सब 1 मार्क के हैं। इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक, जीए का एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, या फिर मैथ्स का एक, क्वांट का एक खतरनाक सा टॉपिक, वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क है। और इंग्लिश जीके जीएस जो है वो भी 1 मार्क है। तो बेटर क्या है भाई, जिसमें सीधे आंसर पता चल रहा है पहले वो करो ना। तो हमेशा पहले इंग्लिश जीके जीएस होती है, उसके बाद डीआई, रीजनिंग, मैथ्स में जो तुम्हें इजी लग रहा है, क्योंकि मैथ्स या क्वांट जो होती है उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। अगर आप कंफर्टेबल हो कैलकुलेशन में तो कर लो, वरना फिर रीजनिंग करो, उसके बाद फिर मैथ डीआई में जो आपको इजी लगे फिर वो शुरू कर दो। तो इस ऑर्डर में पहले सारे इजी क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इजी क्वेश्चन होने के बाद मूव करो मॉडरेट पर, कि देखो मॉडरेट जो क्वेश्चन थे उसमें से मैं अब कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो, टॉपिक तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा, टेक्निक तुम कुछ मिस कर रहा हो, तो फिर मॉडरेट होना शुरू होंगे। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे इजी से। जब इसमें तुम सेटिस्फाई हो जाओ कि मेरे हाँ इजी और मॉडरेट अब क्वेश्चन हो गए, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम फिर सर्किल करना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन किए हैं उन्हें सर्किल कर लो, इजी और मॉडरेट के जितने कर सकते हो उसके बाद सर्किल कर दो, ताकि तुम्हारे दिमाग पे से प्रेशर हट जाए कि लास्ट में मुझे सर्किल भी करने हैं। अब जो टाइम बचा, अब कहो भाई अब आ जाओ जरा डिफिकल्ट वालों की, भाई क्या है, कौन हो तुम, क्या क्वेश्चन है। अब दिमाग लगाओ, जिसका तुम्हें समझ में आ रहा था लेकिन तुम्हें लग रहा था लेंदी, अब तुम्हारे पास टाइम है, अब तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन करना शुरू करो। डिफिकल्ट में क्या होगा, देखो डिफिकल्ट में ये होगा कि तुम्हारे पास होंगे ऑप्शंस। अब तुम दिमाग लगाओ ऑप्शंस में। ऑप्शन है ए बी सी डी। हो सकता है तुमने ए और डी तो एलिमिनेट कर दिया, या फिर ए बी सी डी में से क्या हुआ, बी और सी एलिमिनेट हो गए, अब सिर्फ 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ए और डी। अगर 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम उसमें गैस कर सकते हो। गैस मतलब अब तुम दोनों में से एक ऑप्शन पे तुक्का मार सकते हो।
लेकिन अगर तुम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, या तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचना है या तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पता, तो मेरा सजेशन है कि कोई गैस वर्क मत करो। 2 ऑप्शन तक अगर एलिमिनेट करके आओगे तो गैस करने में कुछ फायदा मिलेगा। 2 से ज्यादा 3 या 4 बिल्कुल नहीं पता कुछ भी, तो गैस करोगे तो निगेटिव मार्क मिलेंगे, बस और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अप्रोच होती है कि तुम पहले इजी करा, फिर टाइम निकाल के मॉडरेट किया, अब टाइम बचा हुआ और अब सिर्फ डिफिकल्ट बचे हुए। सर्किल तुमने कर लिए सारे, वो एमआर शीट कंप्लीट है, तुम्हें पता है कि अब जितने मुझे आते थे अच्छे से वो तो मैं कर चुका हूँ। अब मैं देखूंगा कि डिफिकल्ट वालों में से कितना मैं निकाल सकता हूँ, कितने मार्क्स निकाल सकता हूँ डिफिकल्ट में से। तो उसे करने का तरीका ये है कि ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि डिफिकल्ट है तो जाहिर सी बात है तुम करेक्ट ऑप्शन तो एकदम नहीं निकाल पा रहे होगे, लेकिन एलिमिनेट कर पा रहे होगे एटलीस्ट। तो अगर 2 ऑप्शन भी तुम्हारे पास बचते हैं तो तुम गैस कर सकते हो, जा सकते हो गैसिंग पर। लेकिन 3 ऑप्शन है, 4 बिल्कुल ही नहीं पता क्वेश्चन, तो कोई फायदा नहीं, निगेटिव मार्किंग आएगी और कुछ नहीं होगा। तो ये टेक्निक्स होती हैं, ऑप्शंस की हेल्प लेना। कई बार इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑप्शन में हेल्प करती हैं। हमें क्या होता है, 4 ऑप्शन में से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में से तुम्हें आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये हम अभी देखो क्वेश्चंस करेंगे तो मैं तुम्हें बताता चलूंगा कि ऑप्शन भी कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना, कुछ और सजेशन या कुछ इम्प्रूवमेंट कोई देना चाहे तो बता सकता है। सर डीआई के आपके पास कुछ मटेरियल है क्या डीआई के लिए, एलआरडीआई के लिए? अभी मैं क्लास है यार। हेलो, जी सर, कह रहा था कि एलआरडीआई के लिए आपके पास कुछ मटेरियल है क्या? किसका? एलआरडीआई का सर। इसमें जो टाइम का है मेरे पास, लेकिन उसमें बहुत कम है रीजनिंग का। उन्होंने मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ही दे रखे हैं, कोई ज्यादा एडवांस नहीं है। वो वाला सर मेरे पास भी, टाइम वाला है मेरे पास। अच्छा, तो उसमें ज्यादा है नहीं मेरे हिसाब से। ये तो अरुण शर्मा की जो आती है वो ले लो बुक, वो ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगी उसमें। अरुण उसमें सर शर्मा की सबसे कैलकुलेशन अच्छी बेस पर बुक बहुत है। रहता है। नहीं तो वो उसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया था। कैट का लेवल है ना, वो उससे नीचे का है ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन उसमें जो टेक्निक सिखाते हैं ना वो, मतलब एक अच्छा, अगर तुम्हें एग्जाम देना है तो वो टेक्निक्स जितनी तुम लर्न कर सको वो तो अच्छा है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मतलब कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए तो मैं तुम्हें चलो बताता हूँ पता करके, लॉजिकल रीजनिंग और जी डीआई के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। सर, अगर पीडीएफ होगी तो सेंड कर दीजिएगा ना प्लीज। पीडीएफ कर दूंगा मैं, जो ग्रुप है उसी पे कर दूंगा, टेलीग्राम जो चैनल बना जी रखा है उसी पे कर दूंगा। ठीक है, जी लेकिन ठीक मुझे है भी सर। पता करना पड़ेगा, मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल प्रेजेंट टाइम में। ठीक है सर। हाँ जी, और कोई बताओ, ये चीज समझ में आई? कुछ लर्न करने को मिला इस चीज में से? जी सर। नहीं, सिर्फ ये टेक्निक्स, अभी क्लास तो कंटिन्यू होगी, ये जो मैं टेक्निक बीच में कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, मैंने बता दिया सब सर लेकिन एएमयू में सर एमबीए का प्लेसमेंट होता है क्या? इतना नहीं है जितना जामिया में है, क्योंकि अलीगढ़ जो है ना, जामिया सेंटर में है दिल्ली के भैया, इंडस्ट्रियल और सब कुछ है। अलीगढ़ थोड़ा जी अलग हट के पड़ जाता है, तो प्लेसमेंट लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना जामिया का है। जी। तो देखो, ये जब को भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज जो मैंने बताई, ये तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना सीख लो कि चैप्टर, उसका सब टॉपिक क्या है, और उसको सॉल्व करने की क्या टेक्निक थी, और इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन करते हुए ये चीज माइंड में
मतलब सीखोगे कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये इसका टॉपिक है, सब टॉपिक किस में से होगा, इस सब टॉपिक को हम ऐसे करते थे, और ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है। ये चीज करने लगोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन के जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं वो फिर तुम्हारे लिए 20 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, वो सिर्फ 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 की तुम्हें टाइप हो जाएगी, अच्छा ये तो इसी का था, हमने इसको अब बस ये चेंज कर दिया, इसमें से ये चेंज कर दिया। अगर तुम एज अ होल तुम क्वेश्चन देखोगे कि 20 क्वेश्चन ही है, 50 क्वेश्चन करने, 100 करने हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जरूरी नहीं 170 में से 170 करके ही आने हैं हमें, तो जामिया वालों के साथ नाइंसाफी होगी कि तुम 170 में से 170 कर दो, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, तो तुम्हें एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन छोड़ो जो डिफिकल्ट है, ये नहीं कि वो इजी क्वेश्चन तो छोड़ के आ गए और डिफिकल्ट में लग गए वहां अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करें। फिर हम क्या बात कर रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की बात कर रहे थे हम। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स की हम जब बात कर रहे थे, अब हमें बताना है नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे 140 है, 140 140 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो क्या होंगे, 2 इंटू 70, और फैक्टर करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 12 आ जाएंगे। 35। अभी तो मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, तो ये मैंने क्या निकाल ली, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं इक्वल टू, हम क्या करते हैं इनको अगर पावर की फॉर्म में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1। तो देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, 12 फैक्टर्स आएंगे। तुम कितने बता रहे थे अजीजुर? 12 था। हाँ, तो 12 फैक्टर्स आएंगे। देखो 12 फैक्टर्स, तो जो ये 2+1 1+1 ये वाला कहाँ से लिए हैं नंबर? ये हमने लिए पावर्स। जो भी पावर्स होती, जैसे मान लो हमने किसी नंबर के फैक्टर कर रहे हैं और पावर्स आ रही हैं हमारे पास, मान लो a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। मतलब जो भी पावर्स है उसमें प्लस 1 करो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमें बता देगा कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जामिया में पिछले साल आए हैं, इसीलिए थोड़ा अच्छे से समझ लेना इसे। तो ये समझ में आ गए। अब इसमें से देखो 12 फैक्टर्स में से क्या होगा, एक तो नंबर 1 होगा और एक क्या होगा 140 होगा। मतलब एक तो फैक्टर खुद 1 होता है सबका और एक 140 खुद भी होता है। तो अगर कभी कभी ये पूछते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 करेंगे और उसमें से -2 कर देंगे। समझ गए ये? जी सर। जी सर। जैसे मान लो 1 2 2 5 है, मैं कहूँ कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। मैं लिख के जा रहा हूँ, जरा 1-2 मिनट में आता हूँ, तुम ये करके बताना मुझे। इतने 4 3 2 0 इन दो के बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे।
हाँ हेलो, जी सर। आए कुछ फैक्टर्स? 9 and 48। इसके 9 फैक्टर, इसके 48। और किसी का जी कुछ बताओ आंसर। जी सर, 9 और 48 में। ठीक है, अगर अब ये पूछते सभी का आ गया, पहले हम देख लेते हैं। देखो क्या करा हमने, 125 के प्राइम फैक्टर किए, तो 5 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 5 से किया तो क्या आ जाएगा, देखो 2 एंड देन अगेन 2 एंड देन 5, 225। फिर और फैक्टर कर लो, फिर से अगेन 5 से हो रहा है ये, तो 4 एंड देन दिस 45, फिर 5 से हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये पावर में क्या आ गया, 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो पावर में क्या है, 2 और 3 है, तो 2 प्लस 1 कर दो इंटू 3 प्लस 1। कुछ गलत निकाल दिया क्या? तो 3 इंटू 4 आ रहा है, 12 आ रहा है। अभी क्या गलत करा देखें जरा, 122 को किया 5 से, तो 2 एंड देन 22, ये 45 बनेगा, 245। फिर इसे 5 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4 एंड देन 9, ये गलत कर दिया था हमने, यानी ये आएगा 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 फैक्टर्स। ऐसी 4320 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, जो उनकी पावर आएगी उसमें 1 करो और मल्टीप्लाई कर दो। इजी है यहाँ तक तो। फॉक या फ्रोज कंज्यूम आ रहा है ना सर। अगर ये जी सर। पूछता फैक्टर बताओ ऐसे जो कि एक्सक्लूडिंग 1 और ये, तो क्या करना, माइनस कर देते 2, यानी कितने फैक्टर हो जाते हैं ऐसे, 7 फैक्टर होते हैं। 125 1225 के 7 फैक्टर होते हैं, एक्सक्लूडिंग मतलब निकाल के किसे, ना तो उसमें 1 आएगा ना ही वो खुद वो नंबर आएगा। ठीक, अब देखो इस फार्मूले को चेक करना चाहें तो हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लो कि 18 ले लेते हैं। 18 के अगर मैं तुमसे फैक्टर पूछूं, या पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 जा 9, यानी 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। अब फार्मूला क्या है, देखो प्लस 1 करो यानी 2, और 2 में प्लस 1 करो यानी 3, यानी इसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 6। हम वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। 18 के फैक्टर, एक तो खुद 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, और एक 18। तो कितने फैक्टर आ गए देखो, 6। 6 फैक्टर आ गए, यानी फार्मूला हमारा सही है। अब इसमें से 2 माइनस कर दो तो कौन सा हट गया, देखो 1 हट गया और 18 हट गया। तो ऐसे फैक्टर 1 और उसे हटा के कितने बचेंगे इसमें, 18 के 4 फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला है हमारा, किसके लिए, फैक्टर्स के लिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग अगर निकालना है तो क्या करना होगा हमें, 2 माइनस कर देना है नंबर ऑफ फैक्टर से। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखो, इसी चीज में एक ऐड कर रहे हैं, बस हमारा लास्ट टॉपिक है ये आज की क्लास का। इन हाउ मैनी वेज मान लो ये है नंबर 3420 कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। थ्री 420 को कैसे लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है,
सेम अभी जो पढ़ा है पहले उसी चीज को सीखते हैं। इसके क्या करो, फैक्टर्स करो, कितने फैक्टर आएंगे ये बताओ मुझे। इसके ये आ रहे हैं देखो, ये फैक्टर्स आ 36 आ रहे हैं, जाएंगे, ठीक है। 18 अब पेयर देखो बन जाएंगे। इस बार क्या करा है, फैक्टर्स नहीं पूछे, इस बार पूछा है इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर में क्या होता है, अगर जैसे मैं 6 कहूँ, 6 को मैं कहूँ कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, ये दोनों एक ही चीज है। मैं 2 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 2 करूँ, अगर मैं 6 का एक प्रोडक्ट का फैक्टर ले रहा हूँ 2 और 3, तो ये मेरे लिए एक ही चीज है। या जैसे 6 को मैं कहूँ 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1, ये दोनों एक ही चीज है। मैं 6 के अगर मैं फैक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं यानी दो तरीके से लिख सकता हूँ 6 के फैक्टर, या तो 1 एंड 6 की मल्टीप्लाई या फिर 2 और 3 की मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 2 करूँ, ये दोनों क्या बन जाते हैं, एक्चुअल में सेम हो गए। ऐसी चाहे मैं 1 इंटू 6 करूँ या 6 इंटू 1 करूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम। तो अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ फैक्टर किससे आएंगे, देखो इस पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। जी सर। सबको क्लियर है 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? देखो दो पेयर हैं 2 और 3, 2 और 3 6 के फैक्टर हैं, लेकिन 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती हैं। तो ये दो जो फैक्टर्स है 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, ये जब दोनों मिलके एक हो गए तो टोटल जो फैक्टर है वो कितने से हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। जैसे 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1, ये अब दो काउंट नहीं होंगे, इसे हम क्या काउंट करेंगे, 1। तो जितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा कि मैं कितने वेज में इसको प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर वाला फार्मूला लगाना और 2 से डिवाइड कर देना। क्या आंसर आ जाएगा इसमें, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 18। यानी 18 वेज ऐसे हैं जिसको मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर से लिख सकता हूँ। टोटल फैक्टर कितने होंगे इसके, 36। लेकिन 36 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्योंकि उसमें जो भी दो पेयर बनेंगे, जैसे यहाँ 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2, वो एक ही बात है। इसलिए मैं इसे किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से। तो इस टॉपिक का भी सिर्फ दो चीज हमने पढ़ी है, इसी को इंशाल्लाह आगे कल कंटिन्यू करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं हम, और उनकी जो पावर होती है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कितने फैक्टर हैं। एक्सक्लूड करना होता है तो -2 कर देते हैं, और नंबर ऑफ वेज लिखना होता है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये याद रहेगा। इसको याद रखने का देखो क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं। टॉपिक ऐसे याद रखो कि हमारा जो सब टॉपिक था नंबर सिस्टम का, ये 5वां था, नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें हमने अभी तक सिर्फ 3 चीजें पढ़ी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सेकंड
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से अगर क्या कर दें हम, फैक्टर में से एक्सक्लूड कर रहे थे किसे, 1 एंड इटसेल्फ को, तो हमने क्या करा, और थर्ड नंबर ऑफ वेज, किसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या किया था, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें क्या किया था, जितनी भी पावर आई थी उसमें +1 करके ऐड किया था, उसमें से -2 कर दिया था। और नंबर ऑफ वेज में क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया था। तो ये अभी तक जो पढ़ा ये तुम्हारे दिमाग में एक टॉपिक की तरह स्टोर होना चाहिए इस तरीके से। ये नहीं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, इसका एक्सक्लूड ये अलग हो गया, नंबर ऑफ वेज अलग हो गया, ये सब अलग नहीं है, ये सब क्या है, एक ही है, बस छोटा छोटा सा माइनर वेरिएशन है कि इसमें सीधे ये फार्मूला है, इसमें ये -2 और इसमें ये डिवाइड बाई 2 है, बस। ठीक, कुछ पूछना है आज की क्लास में से नहीं। कुछ भी? बाकी और लोग कौन कौन थे भाई आज, फिरोज, तंजीम, कुछ पूछना है आज की क्लास के लिए? कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले ईयर के पेपर देखना, उसमें देखना इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, तो फिर हम देखेंगे कि कल की क्लास के बाद कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसमें से। ठीक है, फिर क्लास आज की एंड करें। जी सर। जी सर। ठीक है, चल फोकिया, जी सर। ठीक है, क्लास दी तुमने, एक क्वेश्चन मुझे भेजा था एवरेज का, वो कल डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जी सर। ओके, चलो। फिरोज, तंजीम, जी सर। जी ठीक है, कल भी इसी टाइम होगी क्लास, 4:30 बजे तक इंशाल्लाह। मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है अजीजुर, फिर ठीक है सर। ठीक है सर, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अस्सलाम वालेकुम।